आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करेंगे जिसे अब और इग्नोर नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, उनकी एक नई रिपोर्ट सामने आई है और इसने ग्लोबल सी लेवल राइज या समुद्र स्तर में वृद्धि की एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो वाकई डराती है। चलिए सीधे इन आंकड़ों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये ग्लोबल क्राइसिस हमारे आंगन तक कैसे पहुंच चुका है। तो आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले WMO के इस नई संकट के डेटा को समझेंगे, फिर इसके पीछे के असल कारण, तटीय शहरों पर मंडराता खतरा, भारत के लिए इसके खास मायने और आखिर में इससे निपटने के रास्तों पर बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, WMO का समुद्र स्तर संकट। देखिए, अगर हम 1901 से 2018 के बीच का डेटा देखें तो ग्लोबल एवरेज सी लेवल में लगभग 0.20 मीटर की वृद्धि हुई है। अब 0.20 मीटर सुनने में शायद उतना न लगे, है ना, लगभग 20 सेंटीमीटर्स। लेकिन जब हम पूरे विश्व के महासागरों की बात करते हैं तो ये पानी का एक बहुत ही विशाल वॉल्यूम है। WMO ने इस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ कर दिया है कि 1971 के बाद से जो ये वृद्धि हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मानवीय गतिविधियों का ही है। ये कोई नेचुरल साइकिल नहीं है, ये हमारी अपनी बनाई हुई स्थिति है। और ये जो वृद्धि है ना, ये रुकी नहीं है, ये लगातार तेज हो रही है। ध्यान दीजिए, 20वीं सदी के ज्यादातर समय में ये रेट करीब 1.3 मिलीमीटर पर ईयर था, फिर ये बढ़कर 1.9 मिलीमीटर हुआ। लेकिन अगर हम पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखें, 2013 से 2022 के बीच, तो ये छलांग लगाकर सीधे 4.5 मिलीमीटर पर ईयर तक पहुंच गया है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि समुद्र का जलस्तर किस खौफनाक स्पीड से बढ़ रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर इतनी तेजी से बढ़ते जलस्तर के पीछे के मेन कारण क्या हैं? ये पानी आ कहां से रहा है? 1971 से 2018 के बीच का डेटा अगर हम ब्रेक डाउन करें तो समझ आता है कि सबसे बड़ा मुजरिम है थर्मल एक्सपेंशन यानी तापीय विस्तार, जो टोटल वृद्धि का आधा, जी हाँ, पूरे 50% है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे समुद्र का पानी गर्म होता है वो फैलता है और ज्यादा जगह घेरने लगता है। इसके बाद 22% हिस्सा उन ग्लेशियरों के पिघलने का है और 20% हमारी विशाल आइस शीट्स के नुकसान का। बचा हुआ 8% भूमि जल भंडारण में आई गिरावट का नतीजा है। वैसे यहाँ पर एक फैक्ट वाकई चौंकाने वाला है। 1990 के दशक से लेकर 2010 के दशक आते आते इन आइस शीट्स के पिघलने की दर सीधे 4 गुना बढ़ गई है। 4 गुना! ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। जिस स्पीड से ये विशाल बर्फीली संरचनाएं समुद्र में पिघल रही हैं, वही उस 4.5 मिलीमीटर वाली डरावनी स्पीड को सबसे ज्यादा पुश कर रही हैं। चलिए आप तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इस सारे बदलाव का दुनिया भर के तटीय शहरों यानी कोस्टल सिटीज पर क्या असर पड़ने वाला है? अगर हम आगे के सिनारियो को देखें तो तस्वीर थोड़ी और साफ होती है। मान लीजिए कि अगर हम किसी तरह ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक भी लें, तब भी समुद्र के स्तर में एक बड़ी वृद्धि होना तय है। हम उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हर एक अंश मायने रखता है। सिर्फ 2 डिग्री की वृद्धि इस सी लेवल राइज की स्पीड को सीधा 2 गुना कर सकती है। और अगर ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गया तो ग्रीनलैंड और पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी, जिसका सीधा मतलब होगा समुद्र के स्तर में कई मीटर्स का इजाफा। अब कई मीटर्स की वृद्धि का मतलब समझिए। इसका सीधा असर पड़ेगा हमारी दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल और कल्चरल हब्स पर। WMO की इस लिस्ट को ही देख लीजिए। मुंबई, शंघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता और यहाँ तक कि लंदन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स जैसे शहर, ये सब आज एक अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ शहर नहीं है, ये करोड़ों लोगों के घर हैं जो अब सीधे निशाने पर हैं। और ये संकट सिर्फ पानी से भरी सड़कों तक ही सीमित नहीं रहने वाला, ये अपने साथ खतरों की एक पूरी चेन लेकर आएगा। जैसे ही खारा पानी जमीन के अंदर जाएगा, ग्राउंड वाटर बिल्कुल खारा हो जाएगा, कोस्टल इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएंगे, भयंकर बाढ़ आएगी और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। आखिरकार ये सब हमारी फूड और वाटर सिक्योरिटी को खत्म कर देगा। मतलब इन शहरों में रहना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर। इसमें हम थोड़ा माइक्रो लेवल पर जाएंगे और भारत के सामने मौजूद खास चुनौतियों की बात करेंगे। WMO ने इस रिपोर्ट में भारत को उन चुने हुए देशों की लिस्ट में रखा है जो इस क्राइसिस को लेकर ग्लोबली सबसे ज्यादा वल्नरेबल यानी संवेदनशील हैं।
इस हाई रिस्क लिस्ट में भारत के साथ चीन, बांग्लादेश और नीदरलैंड भी शामिल हैं। हमारी जो इतनी लंबी तट रेखा है और वहाँ जो घनी आबादी बसी है, वो भारत को इस क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे बुरा असर झेलने के लिए मजबूर कर सकती है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, सिर्फ 3 सेंटीमीटर। सुनने में लगता है बस 3 सेंटीमीटर से क्या ही होगा, लेकिन सच्चाई यही है। 20वीं सदी में भारत के कोस्टल एरियाज में जल स्तर करीब 1.7 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ा है। लेकिन WMO का डेटा बताता है कि समुद्र के स्तर में हुई ये मामूली सी दिखने वाली 3 सेंटीमीटर की वृद्धि समुद्र के पानी को विनाशकारी तरीके से जमीन के 17 मीटर अंदर तक धकेल सकती है। जरा सोचिए, पानी का स्तर सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा और जमीन 17 मीटर अंदर तक डूब गई। अब सवाल ये है कि भारत के साथ ये खतरा इतना ज्यादा क्यों है? इसका एक बड़ा कारण है हमारा इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर। दुनिया भर के महासागरों की तुलना में इंडियन ओशन की सतह सबसे तेजी से गर्म हो रही है, और जैसा हमने पहले बात की थी, पानी गर्म होकर फैलता है। तो ये तेजी से बढ़ती गर्मी सीधे तौर पर हमारे तटों के किनारे उस थर्मल एक्सपेंशन का कारण बन रही है। यहाँ ग्लेशियर्स पिघलने से ज्यादा बड़ा संकट उस गर्म पानी के फैलने का है। और इन गर्म होते समुद्रों का एक और खतरनाक पहलू है एक्सट्रीम वेदर। जब समुद्र गर्म होता है तो वो और ज्यादा नमी और हीट पैदा करता है, जिससे आते हैं और भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक चक्रवात। 2020 में आया सुपर साइक्लोन अम्फान इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। उसने इसी बढ़ती गर्मी से ताकत बटोरी और लैंड पर आकर इतनी भारी बाढ़ ला दी कि कई दर्जन किलोमीटर अंदर तक खारा पानी घुस गया। तटीय भारत पर बात करते हुए हम इन विशाल नदी डेल्टाओं को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है और खारे पानी का विस्तार हो रहा है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा, जहां हमारी सबसे उपजाऊ जमीन है, वहां एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खारे पानी की वजह से खेती लायक जमीन बर्बाद हो जाएगी और इन उपजाऊ एरियाज के एक बड़े हिस्से के बिल्कुल निर्जन यानी अनइनहैबिटेबल हो जाने का खतरा है। ये वहां के करोड़ों लोगों की आजीविका के लिए एक सीधी चोट है। आखिर में हम अपने 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रेजिलियंस, यानी इस सबसे निपटने और लचीलेपन का मार्ग। खैर, चिंता के इन सारी बातों के बीच WMO ने आगे बढ़ने के कुछ रास्ते भी बताए हैं। पहला, हमें इस समस्या की रूट कॉज, खासकर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का तुरंत समाधान करना होगा। दूसरा कदम, हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यानी पूर्व चेतावनी प्रणालियों को और ज़्यादा बेहतर बनाना होगा, ताकि किसी भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट से पहले लोगों को अलर्ट किया जा सके। और तीसरा, ग्राउंड लेवल पर वहां रहने वाली कम्युनिटीज़ को सपोर्ट और रिसोर्सेज देने होंगे, ताकि वो इस बदलाव के हिसाब से खुद को ढाल सकें। तो अब एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या बेहतर तैयारी, मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और लोकल रेजिलियंस के चलते ये जो संवेदनशील तटीय समुदाय हैं, क्या वो सच में पानी के उनके घरों तक पहुंचने से पहले खुद को ढाल पाएंगे? ये वक्त की एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब सारी मानवता को मिलकर ढूंढना होगा।